हेलो देयर। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसके बहुत चांसेस हैं कि आप 12th क्लास में हैं और 12th क्लास में आपको द लास्ट लेसन चैप्टर पढ़ना है जो कि आपकी NCERT फ्लेमिंगो बुक का पार्ट है। द लास्ट लेसन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर तो है ही, साथ ही आपकी क्लास जो है 12th क्लास उसके साथ भी बहुत रिलेटेबल चैप्टर है। आप 12th क्लास में हैं, इसके बाद आप उसका स्कूल ख़त्म हो रहा है और इस चैप्टर में भी एक लास्ट लेसन की बात है, एक आखिरी क्लास की बात है। आपका फेयरवेल हो सकता है हो चुका हो, होने वाला हो, उसके बाद आप एग्ज़ाम्स देंगे और उसके बाद आप सोच सकते हैं कि बस स्कूल का सफ़र यहाँ तक ही था और इसके बाद अब क्या होने वाला है, और आप जो पीछे छोड़ गए क्या वो लास्ट लेसन था आपकी लाइफ का भी। तो आज का चैप्टर अगर आप रिलेट कर पढ़ेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वेलकम टू पोएम प्रो सेकेंडरी। मैं हूँ सुरम्या सिंह। वी ऑल नो कि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, लेकिन ये पैनिक करने की बात नहीं है, जम के पढ़ाई करने की बात है और मैं और मेरा चैनल आपको उसमें पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं हमारा आज का लेसन, द लास्ट लेसन। आज हम क्लास 12th इंग्लिश NCERT फ्लेमिंगो के चैप्टर 1 द लास्ट लेसन को समझेंगे। एंड टू बी ऑनेस्ट, हम इस चैप्टर को इस तरह समझेंगे कि हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेनिफिट करे, साथ ही साथ हमको इस कहानी की एसेंस समझ में आए। और ये दोनों अलग अलग बातें लगते हुए भी काफ़ी रिलेटेड है, क्योंकि अगर हमें कहानी का जो असल मीनिंग है, एसेंस है, या हिंदी में कहें तो मर्म है, वो समझ में आ जाएगा तो हमारे लिए इस चैप्टर को पूरी तरह एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क्स फेच करने के लिए भी यूज़ करना बहुत आसान हो जाएगा। इस वीडियो को मैं पॉइंट वाइज डिस्कस करूँगी ताकि इस चैप्टर का पूरा मीनिंग आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम इस चैप्टर के राइटर अल्फोंस डॉडे के बारे में बात करेंगे और इस कहानी की जो सेटिंग है, यानी कहाँ पर ये कहानी होती है, वो जगह क्या है, वो टाइम क्या है, उसके बारे में भी एक डिस्कशन करना इस कहानी को असल में समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कहानी के कैरेक्टर्स की कहानी है किन लोगों के बारे में, उनके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे और कैरेक्टर लिस्ट को पढ़ेंगे और उसके बाद ये जानेंगे कि इस कहानी में क्या होता है और इस कहानी के मीनिंग्स को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस कहानी के लेखक या राइटर अल्फोंस डोडे के बारे में हम कुछ फैक्ट्स जानते हैं। अल्फोंस डोडे एक बहुत फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर और नॉवेलिस्ट थे जो कि फ्रांस से बिलोंग करते थे, और जो इनकी राइटिंग्स थी वो भी जो प्रोविंशियल लाइफ होती है, यानी कि जो फ्रांस की जो लाइफ थी और फ्रांस के जो तौर तरीके होते हैं, वहाँ के लोग कैसे होते हैं, उस पर ही होती थी। और ख़ासकर जो सदर्न फ्रांस है वहाँ की कहानियाँ ये बताते थे, यानी लिखते थे, और बड़ी ही इमोशनल होती थी वो कहानियाँ। और आज की हमारी कहानी द लास्ट लेसन भी आपको यही फिर से रिमाइंड करवाएगी कि अल्फोंस डोडे कितनी ब्यूटीफुली या खूबसूरती के साथ फ्रांस और उसके लोगों के बारे में लिखते हैं। अब इस कहानी की सेटिंग, यानी किस जगह पर ये कहानी होती है, इसकी जो इवेंट्स हैं वो कौन से टाइम के हैं, कौन सी जगह के हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। ये कहानी काफ़ी पुरानी है और इस कहानी की कहानी भी काफ़ी पुरानी है। बात है साल 1870 की, और 1870 मतलब 19th सेंचुरी। तब यूरोप का मैप वैसा नहीं था जैसा आज हम उसे जानते हैं। आज जर्मनी, ऑस्ट्रिया अलग अलग कंट्रीज़ हैं, लेकिन उस टाइम ये सब कंट्रीज़ एक ही एम्पायर, एक ही राज्य का पार्ट थी, और उस राज्य का नाम था प्रशियन एम्पायर या सिंपली प्रशिया। प्रशिया को वहाँ के चांसलर ओटो फन बिस्मार्क लीड कर रहे थे, और उन्हीं की लीडरशिप में फ्रैंको प्रशियन वॉर हुआ, यानी फ्रांस और प्रशियन एम्पायर के बीच में एक वॉर, एक लड़ाई हुई। ऐसा कहा जाता है कि ये बिस्मार्क की ही स्ट्रैटेजी थी कि फ्रांस उनसे लड़ाई मोल ले ताकि उसे हराकर वो फ्रांस की टेरिटरी को हथिया सकें। अगर आप CBSE से ही पढ़े हुए हैं और 10th क्लास में आपने बिस्मार्क के बारे में पढ़ा है तो आप ये जानते होंगे कि वो एक बहुत ही अच्छे स्ट्रैटेजिस्ट थे। तो वही हुआ, और प्रशिया ने फ्रांस की अलग अलग टेरिटरीज़ को घेरना शुरू कर दिया, और इसी टेरिटरी के अंदर आते थे अल्सैस और लोरेन के डिस्ट्रिक्ट्स भी, जिन्हें अब प्रशिया राज करने वाला था।
लेकिन डिस्ट्रिक्ट्स और टेरिटरीज़ केवल ज़मीन के टुकड़े तो नहीं होते, उनमें लोग भी रहते हैं और लोगों की अपनी कहानियाँ होती हैं और कैसे पॉलिटिकल डिसीजंस से लोगों की पूरी ज़िंदगी, उनके सोचने का नज़रिया और उनकी भाषा तक बदल जाती है। यही आज हम पढ़ते हैं द लास्ट लेसन में। इस चैप्टर को हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। अगर आपको स्लो लगे तो आप स्पीड को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding. अब यहाँ पर I से शुरू होती है कहानी। जब किसी कहानी में I का यूज़ होता है तो उसे हम फर्स्ट पर्सन नरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर कोई इंसान है जो कि खुद की ही कहानी बता रहा है और वो कहता है आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। इसका मतलब कि उस मॉर्निंग, उस सुबह मैं स्कूल के लिए काफ़ी लेट अपने घर से निकला, काफ़ी देरी हो रही थी मुझे और मुझे स्कोल्डिंग यानी डांट पड़ने का बहुत डर था। स्पेशली बिकॉज एम हैमिल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। और खासकर इसलिए वो डर था क्योंकि एम हैमिल जो कि इस बच्चे के टीचर होंगे, उन्होंने कहा था कि वो हमें पार्टिसिपल्स के बारे में क्वेश्चंस करेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। और मुझे यानी जो नरेटर है इस कहानी का, उसे कोई भी वर्ड तक नहीं पता था उनके बारे में, यानी पार्टिसिपल्स के बेसिक्स तक उसे नहीं पता थे। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसे जब कुछ पता नहीं था आने वाले टेस्ट के बारे में, तो वो बड़ा ही डरा हुआ था कि अब ना जाने क्या होगा। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। और एक पल के लिए मैंने सोचा कि मैं भाग जाऊं और बाहर अपना समय व्यतीत करूं, पूरा दिन बाहर निकाल दूं। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट। वो कितना वार्म था, कितना ब्राइट था। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। जो बर्ड्स थी, चिड़ियाँ थी, वो एज ऑफ द वुड्स यानी जो डालियाँ थी उनके बिल्कुल जो एंड होता है, एजेस होती हैं, उन पर बैठकर चर्प कर रही थी, चहचहा रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। और जो सॉमिल के पीछे जो ओपन फील्ड थी बड़ी सी, उस पर कौन लोग, प्रशियन सोल्जर्स जो थे वो ड्रिल कर रहे थे, यानी जो अपनी प्रैक्टिस होती है वॉर के लिए वो कर रहे थे। तो दिन में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी जो कि इस बच्चे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी अपने खुद के जो क्लासरूम से ज़्यादा। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। और पार्टिसिपल से ज़्यादा ये सब कुछ बहुत टेम्पटिंग था, यानी बहुत ललचाने वाला था, बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि खासकर जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें पढ़ाई उतनी पसंद नहीं होती, बाहर की जो दुनिया होती है, अच्छी अच्छी जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा पसंद होती हैं। लेकिन फिर भी उस बच्चे में इतनी हिम्मत थी कि वो जो उसके अंदर की आवाज़ थी बाहर रहने की, उसे रेजिस्ट कर पाए, उसे रोक पाए और फिर से जल्दी जल्दी वो स्कूल की ओर चल पड़ा। When I passed the town, there was a crowd in front of the bulletin board. जब मैं टाउन हॉल से गुजरा तब एक क्राउड था वहाँ पे, और वो कहाँ खड़ा हुआ था, बुलेटिन बोर्ड के पास खड़ा हुआ था। भीड़ थी लोगों की जो बुलेटिन बोर्ड के पास खड़ी थी, यानी बुलेटिन बोर्ड से वो कुछ पढ़ रही थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। पिछले 2 सालों से हमारी जितनी भी बैड न्यूज़ थी, बुरी खबरें थी हमारे लिए, वो वहीं से तो आई थी, यानी उस बुलेटिन बोर्ड से ही तो आई थी। द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। और वो बुरी खबरें कैसी कैसी होती थी, लॉस्ट बैटल्स यानी जो हारे हुए युद्ध थे, ड्राफ्ट कोई कमांड आ गई, कोई नोटिस आ गया, और कमांडिंग ऑफिसर्स के जो ऑर्डर्स थे वो उस बुलेटिन बोर्ड पर लगा दिए जाते थे। और उस बच्चे ने अपने आप से खुद से पूछा कि व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या हुआ होगा। और ये सोचते सोचते वो रुका नहीं, चलते चलते उसने सोचा। देन as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher, who was there with his apprentice reading the bulletin, called after me, "Don't go so fast, bub. You will get to your school in plenty of time." और जल्दी जल्दी वो बच्चा चलते हुए जा रहा था, और उस बच्चे का नाम हम जानते हैं फ्रांस है। तो जो ब्लैकस्मिथ वहाँ पर जो खड़ा हुआ था, यानी जो लोहार था, उसका नाम था वॉचर। और किसके साथ खड़ा हुआ था वो, अपने अप्रेंटाइज यानी जो उसका साथी होगा, उसके संग जो काम करता होगा, उसके साथ वो खड़ा हुआ था और वो बुलेटिन बोर्ड पढ़ रहा था। और जैसे जैसे जल्दी जल्दी फ्रांस वहाँ से निकला तो बड़ा चिल्लाकर उसे छेड़ते हुए, उस पर कमेंट मारते हुए वो बोलता है, वॉचर इतना जल्दी जल्दी भी मत जाओ, तुम आराम से पहुँच जाओगे स्कूल। क्योंकि वो कहीं ना कहीं ताना मार रहा है फ्रांस को, उसकी चुटकी ले रहा है कि मतलब कोई बात नहीं, अभी भी धीरे धीरे ही जाओ, मतलब लेट हो चुका है लेकिन अगर कोई बात नहीं, धीरे धीरे जाओ, पहुँच जाओगे। I thought he was making fun of me and reached Am Hamill's little garden all out of breath. और मुझे लगा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा था, और मैं एम हैमिल के छोटे से गार्डन, छोटे से बगीचे पे पहुंचा, और तब तक मेरी सांस फूल चुकी थी। आउट ऑफ ब्रेथ मतलब सांस फूल जाना। Usually, when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street.
वो कहता है कि यूजुअली यानी अक्सर, ज़्यादातर जब स्कूल शुरू होता था तब वहाँ पर कई सारा शोर शराबा होता था। यहाँ पर ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम सब कभी ना कभी स्कूल गए हैं, आप स्कूल जाते हैं और आप देखते हैं कि सुबह का जो टाइम होता है वो बड़ा ही बस्सल से भरा हुआ होता है क्योंकि लोग इधर से उधर जा रहे होते हैं, बच्चे जो असेंबली से पहले का टाइम होता है उसमें खेल रहे होते हैं, तो बड़ा ही शोर शराबा होता है। और उस शोर शराबे को बाहर स्ट्रीट यानी बाहर की जो रोड थी, सड़क थी, गली थी, वहाँ तक भी सुना जा सकता था। The opening and closing of desks, lessons repeated in unison, very loud with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. अब फ्रांस एक एक कर कर बता रहा है कि क्या क्या वो साउंड्स थे जो सुबह के टाइम लोग सुन सकते थे। आप इनको ध्यान से सुनिएगा। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क को खोलना बंद करना फर्स्ट बात हो गई। सेकंड, एक साथ यूनिजन मतलब एक साथ लेसन्स को जो पढ़ाया जा रहा है उन्हें रिपीट करना, ये भी हमने देखा हुआ है ऐसे लाइफ में भी, वेरी लाउड और बड़े ज़ोर से। और हमारे जो हैंड्स होते थे वो हमारे ईयर्स पे होते थे, ऐसा करते हैं बच्चे ताकि वो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट कर पाएँ उस पर जो उन्हें पढ़ाया जा रहा है और वो जो बोल रहे हैं। और जो टीचर का रूलर होता था यानी उसकी जो स्टिक होती थी, बेथ होता था, वो टेबल पर ऐसे रैपिंग यानी उसे मार रहा है टीचर। तो ये सब जो आवाज़ें थी तरह तरह की, वो सुबह सुनने को मिलती थी। लेकिन आज नहीं, आज सब कुछ बहुत अलग था क्योंकि बिल्कुल क्वाइटनेस, शांति छाई हुई थी। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल। अब एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ है, यानी फ्रांस एक्सक्लेम कर रहा है, वो अचरज में है, आश्चर्य में है या फिर सरप्राइज में है कि आज तो सब कुछ बहुत शांत है। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। और यहाँ पर थोड़ी सी ह्यूमरस फनी सी बात भी है कि फ्रांस से सोच रहा था कि ऐसी शोर मच रहा होगा, किसी का ध्यान जाएगा नहीं और मैं चुपचाप से जाकर अपनी डेस्क पर बैठ जाऊंगा और कोई मुझे नहीं देखेगा। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन उसी दिन जब मैं लेट आया हूँ तब सब कुछ बिल्कुल ऐसे शांत था जैसे कि संडे मॉर्निंग हो, क्योंकि संडे को स्कूल बंद रहता है और ऐसा लग रहा था कोई है ही नहीं अगर हम केवल साउंड्स पर जाएं। बिल्कुल शांति छाई हुई थी। थ्रू द विंडो I saw my classmates already in their places and Am Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. और फ्रांस ने विंडो में झांक कर देखा और उसने अपने क्लासमेट्स को देखा, संग के साथी को देखा जो कि पहले से ही अपनी सीट्स पर बैठ चुके थे। और एम हैमिल पूरे क्लासरूम में इधर से उधर जा रहे थे। अप एंड डाउन का मतलब होता है कि जब कोई पूरे रूम को कवर करते हुए पहले आगे की तरफ जाए फिर लौट कर वापस आए तो उसे हम कहते हैं वॉकिंग अप एंड डाउन। तो एम हैमिल जो टीचर थे वो हाथ में अपना जो टेरिबल भयानक सा जो आयरन रूलर था उसे लिए हुए ऐसे चल रहे थे और अपनी आर्म के अंदर यानी अपनी बाह के अंदर उन्होंने उसे दबाया हुआ था। पूरी पिक्चर आई होप आपको क्लियर हो गई होगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। You can imagine how blushed and how frightened I was. Yes, we can, France. फ्रांस बोलता है कि मुझे डोर को खुद खोलना पड़ा एक शांत क्लास में जाने से पहले और सबके सामने जाना पड़ा अपनी डेस्क पर। और कहता है कि आप शायद इमेजिन कर सकते हैं, आप शायद कल्पना कर सकते हैं। तो कहता है कि आप इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना शर्मा गया होऊंगा और कितना डरा हुआ होऊंगा। But nothing happened. Am Hamel saw me and said very kindly, Go to your place quickly, little France. We were beginning without you. लेकिन फ्रांस जो सोच रहा था और बहुत डरा हुआ था कि अब क्या होगा, सबने मुझे नोटिस कर लिया, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। एम हैमिल ने उसे देखा और बड़े ही प्यार से, बड़े ही दया दिखाते हुए उससे कहा कि जाओ अपनी प्लेस पर बैठ जाओ, अपनी सीट पर बैठ जाओ प्यारे से छोटे से फ्रांस। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। हम तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days. तो यहाँ पर जो ये कुछ लाइन्स थी इनमें एम हैमिल का उस दिन का हुलिया यानी अपीयरेंस को डिस्क्राइब किया गया है और ये बताया गया है कि ये बाकी दिनों से अलग थी और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आंसर राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रांस बोलता है कि जब वो अपनी बेंच के ऊपर से उछलकर अपनी डेस्क पर बैठ गया तब
तब तक उसने कुछ नोटिस नहीं किया था क्योंकि वो पहले से डरा हुआ था और उसका ध्यान इधर उधर नहीं गया था। लेकिन जब वहाँ पर बैठ गया, थोड़ा रिलैक्स हो गया, तब उसने देखा कि उसके जो टीचर थे यानी एम हैमिल जो थे, उन्होंने कुछ ऐसा कर रखा था जो कि नॉर्मल नहीं था, यूजुअल नहीं था। उन्होंने अपना सुंदर सा ग्रीन कोट पहना हुआ था, हरे कलर का एक कोट पहना था, और उनकी एक फ्रिल्ड शर्ट भी उन्होंने पहनी हुई थी, फ्रिल्स लगी हुई शर्ट थी। लिटिल ब्लैक सिल्क कैप थी जो कि ब्लैक थी, और ये सब एम्ब्रॉयडर्ड था। और ये जो चीज़ें थी, ये जो ड्रेस थी, ये पर्टिकुलर ड्रेस वो कभी नहीं पहनते थे कि केवल इंस्पेक्शन डेज और जो प्राइस डेज यानी जो स्पेशल दिन होते हैं, केवल उन्हीं दिन पर वो, केवल इन दिनों पे ही वो ये ड्रेस पहनते थे, सूट पहनते थे। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम। इसके अलावा फ्रांस ने क्या नोटिस किया कि जो पूरा स्कूल था, पूरा क्लासरूम था, वो बड़ा ही अजीब लग रहा था, स्ट्रेंज लग रहा था, अनजाना लग रहा था, और सोलेम यानी बहुत शांत भी लग रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स। अब फ्रांस बताता है कि सबसे ज़्यादा उसे किस चीज़ ने सरप्राइज़ किया, तो वो था कि बैक बेंचेस जो थी, जो अक्सर खाली रहा करती थी, उस पर कौन बैठा हुआ था? दूसरे बच्चे बैठे हुए थे? नहीं, जो विलेज के लोग थे वो बैठे हुए थे। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि सबसे ज़्यादा फ्रांस किस चीज़ से सरप्राइज़ हुआ था? और आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं कि उसने तो 2-3 चीज़ें देखी थी, लेकिन सबसे ज़्यादा की अगर बात होगी सरप्राइज़ की, तो जो पीछे बैक बेंचेस पर लोग बैठे हुए थे, उससे फ्रांस सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ हुआ था। अब यहाँ पर उन लोगों के नाम दिए हुए हैं जो कि पीछे बैठे हुए थे। ओल्ड हॉजर विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्टमास्टर एंड सेवरल अदर बिसाइड्स। तो ओल्ड हॉजर जो कि अपनी 3 कॉर्नर्ड हैट के साथ बैठा हुआ था। एक बूढ़ा आदमी था हॉजर नाम का। हॉजर एक सरनेम होता है, तो एक बूढ़ा हॉजर नाम का एक आदमी था, और उसने 3 कॉर्नर्ड हैट, तीन तरह के कोने थे, उसमें 3 कोने थे, उस वो वाली हैट पहनी हुई थी। द फॉर्मर मेयर एंड फॉर्मर पोस्टमास्टर एंड सेवरल अदर्स बिसाइड। और फॉर्मर पोस्टमास्टर था, फॉर्मर मेयर था, और कई सारे और लोग थे वहाँ पर बैठने वाले। Everybody looked sad, and Hauser had brought an old primer, thumbed at the edges, and he held it open on his knees, while with his great spectacles lying across the pages. और हर कोई सैड दिख रहा था, दुखी दिख रहा था, और जो हॉजर था वो अपने साथ क्या लाया था? एक ओल्ड प्राइमर। ओल्ड यानी पुराना, और प्राइमर यानी जो प्राइमरी की जो बुक्स होती हैं ना, छोटी ABCD वाली, जो अल्फ़ाबेट्स जिसमें सिखाए जाते हैं, वो वाली बुक लाया था वो, जो कि बहुत पुरानी थी, इतनी पुरानी कि जो उसके एजेस थे वो ऐसे मुड़ चुके थे। आपने देखा होगा जो पुरानी किताबें होती हैं, उनके जो कोने होते हैं वो मुड़ जाते हैं, और वो होते तो ऐसे ओरिजिनली बड़े कोने जैसे होते हैं, शार्प होते हैं, लेकिन वो ऐसे गोल से हो जाते हैं। While I was wondering about it all, M. Himmel mounted his chair and, in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you." अब ये सब सोच ही रहा था फ्रांस, तभी एम हेमिल अपनी चेयर पर जाकर बैठे, और उसी जो उनकी सीरियस सी टोन थी, जेंटल सी टोन थी, जिसमें अभी उन्होंने फ्रांस को बैठने के लिए बोला था, उन्होंने कहा, "माय चिल्ड्रन" यानी मेरे बच्चों, ये लास्ट लेसन है जो कि मैं तुम्हें दूंगा। और फिर वो उन्होंने बोला, "द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सैस एंड लोरेन।" उन्होंने बताया कि जो ऑर्डर है, एक आदेश आ गया है बर्लिन से, बर्लिन जर्मनी की अभी राजधानी है, यानी प्रशिया से आया है एक ऑर्डर कि केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी अल्सैस और लोरेन के स्कूल्स में, यानी अब फ्रेंच आप लोग नहीं पढ़ोगे। "द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव।" और उन्होंने कहा कि नया जो मास्टर होगा, जो आपको जर्मन पढ़ाएगा, वो कल से आएगा, ये आपका लास्ट यानी आखिरी फ्रेंच लेसन है, और आपको बहुत अटेंटिव होना होगा इसे पढ़ने के लिए। "What a thunderclap these words were to me!" अब एक एक्सक्लेमेशन मार्क के संग एक सेंटेंस है कि ये जो वर्ड्स थे, कि ऐसा लगा कि मेरे कानों पर बिजली गिर गई हो। फ्रांस को लगा कि उसके कानों पर बिजली गिर गई हो ये वर्ड सुनकर। "ओह द wretches, oh the wretches, that was what they had put up at the town hall." तो अचानक से जो फ्रांस है उसके दिमाग की बत्ती जलती है, एक तरह से कहता है, ओ ओ तेरी की, यही उन्होंने टाउन हॉल पे लगाया हुआ था।
इस तरह वो एक्सक्लेम करता है और चौंक जाता है। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई हार्डली आई न्यू हाउ टू राइट, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। वो कहता है मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है ये, और मुझे तो अभी तक ये भी नहीं पता है कि लिखते कैसे हैं, और मैं कभी भी इससे ज़्यादा नहीं सीख पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन। ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार। अब जो फ्रांस है वो रिग्रेट यानी अफसोस फील कर रहा है। उसे लग रहा है कि अब तो मुझे कुछ सीखने को मिलेगा ही नहीं, जितना मुझे आता है मैं वहीं पर रुक जाऊंगा, स्टॉप हो जाऊंगा। और वो सॉरी फील करता है क्योंकि उसने कभी भी ध्यान से अपने लेसन्स यानी फ्रेंच लेसन्स को नहीं पढ़ा था, और उसकी जगह वो कभी बर्ड्स के अंडे देखने चला जाता था, कभी सार जो नदी है वहाँ पर स्लाइडिंग करने चला जाता था, खेलने कूदने चला जाता था। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यू सेंस अ वाइल अगो, सो हैवी टू कैरी, my grammar, and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. अब वो बोलता है कि जो बुक्स जो कि अभी तक मुझे बिल्कुल बेकार की फालतू सी बातें न्यूसेंस लगती थी, और जो इतनी हैवी लगती थी, भारी लगती थी कैरी करने के लिए, और जो मेरी ग्रामर बुक थी, और जो मेरी हिस्ट्री ऑफ सेंट्स थी यानी साधु संतों की जो इतिहास के बारे में पढ़ता था, अब वो मेरे पुराने दोस्त हो चुके थे। और लेकिन ये भी था कि भले ही वो मुझे अच्छे नहीं लगते हों, लेकिन वो ऐसे फ्रेंड्स बन चुके थे मेरे बहुत पुराने, जिनको मैं नहीं छोड़ सकता था, जिन पर मैं गिव अप नहीं कर सकता था। एंड एम हेमिल टू, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. तो बोलता है और एम हेमिल भी कुछ ऐसे ही हैं कि अब वो भी जा रहे हैं, ये जो आइडिया था और ये कि मैं उन्हें कभी नहीं देखूंगा फिर से, इसने मुझे सब कुछ भुला दिया था, उनका जो रूलर था जिससे मुझे डर लगता था, और वो कितने क्रैंकी थे। क्रैंकी यानी मतलब थोड़ा जो जल्दी से गुस्सा हो जाए, थोड़ा अजीब सा, ये सब जो था फ्रांस था वो याद नहीं कर पा रहा था। उसे केवल ये लग रहा था कि वो एम हैमिल को अब कभी नहीं देख पाएगा। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स एंड नाउ आई अंडरस्टूड। पुअर मैन, वो कहते हैं बेचारा, ये जो एम हैमिल के लिए वो बोलता है, ये बेचारे मतलब जो ये हो गए हैं आदमी। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, इस लास्ट लेसन के ऑनर में, इसके सम्मान में ही तो उन्होंने अपने संडे क्लोथ्स पहने हुए थे। और वो कुछ समझ गया है फ्रांस। क्या समझा है वो? Why the old men of the village was sitting there in the back of the room. अब फ्रांस को समझ आ रहा था कि जो विलेज के बूढ़े आदमी थे वो रूम के अंत में क्यों बैठे हुए थे, पीछे क्यों बैठे हुए थे। It was because they were sorry too that they had not gone to school more. इसीलिए था क्योंकि वो भी सॉरी थे, उन्हें भी अफसोस था इस बात का कि वो ढंग से स्कूल नहीं गए जब उनकी उम्र थी। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर। अब वो बोलते हैं फ्रांस की उनका ये तरीका था उन लोगों का, उन बूढ़े आदमियों का, ताकि वो हमारे जो मास्टर हैं यानी एम हैमिल हैं उन्हें थैंक कर पाए, उन्हें शुक्रिया अदा कर पाएँ। किस चीज़ का? कि जो उन्होंने 40 ईयर्स तक सर्विस दी थी अपनी। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि एम हैमिल जो है वो पिछले 40 सालों से उस स्कूल में पढ़ा रहे थे, यानी जो बच्चे अब बूढ़े भी हो चुके हैं, ओल्ड मैन भी हो चुके हैं, उनको भी एम हैमिल ने पढ़ाया हुआ था। तो वो एक तरीके से ट्रिब्यूट देने आए थे वो बूढ़े लोग, वो काफ़ी बड़े बड़े आदमी एम हैमिल को, ताकि कि कितनी फेथफुल उनकी जो सर्विस थी और किस तरह वो अपनी इस तरह से वो अपनी जो कंट्री थी उसको भी रिस्पेक्ट देना चाहते थे, जो कि अब उनकी थी भी नहीं। कितनी ये टचिंग बात है कि फ्रांस उनकी कंट्री है, उसकी लैंग्वेज भी उन लोगों की है, लेकिन क्योंकि प्रशिया ने उस पर अब राज कर लिया है तो असल में वो कंट्री उनकी रह भी नहीं गई। तो अपनी कंट्री को रिस्पेक्ट शो करने के लिए और एम हैमिल को शुक्रिया अदा करने के लिए वो लोग यहाँ पर आए थे, ये आपको याद रखना है। While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to decide. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear, and without one mistake? अब देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट पैराग्राफ था, जो ओपनिंग थी इस स्टोरी की, उससे कितना बदल चुका है फ्रांस कुछ ही देर में। वो ये सब सोच ही रहा था, तभी उसका नाम बुलाया गया, एम हैमिल ने बोला होगा, और उसकी बारी थी रिसाइट करने की, जो पोएम थी या फिर जो भी लेटर्स थे उसे दिए गए थे उन्हें बोलने की। और फ्रांस इस पॉइंट पे ये सोचता है कि मैं कुछ भी दे सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, ये कहने के लिए पार्टिसिपल का जो रूल्स थे उनको अच्छे से सुनाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ इस पॉइंट पे। जिससे वो डर रहा था, जिन्हें वो ड्रेडफुल कह रहा था, डरावना कह रहा था, उन्हीं पार्टिसिपल्स को यानी अपनी लैंग्वेज के जो पार्टिसिपल्स थे उन्हें अच्छे से कहने के लिए अब वो कुछ भी कर सकता था।
और ताकि वो पूरे के पूरे उन्हें सुनाए, बहुत लाउड और क्लियरली उन्हें बोल पाए और बिना किसी मिस्टेक के पूरी अपनी जो रेसिटेशन है वो पूरी कर पाए। वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। तो आप देखिए कि शुरू से लेकर अभी तक फ्रांस के जो मन के इमोशंस थे वो कैसे बदल चुके हैं। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। लेकिन कुछ उसने शब्द पढ़े और अचानक से उसको कुछ कन्फ्यूज़न हो गया, मिक्सअप हो गया वो, और फिर से वो वहाँ पर खड़ा हो गया। उसने अपनी डेस्क, कैसे होता है ना, बच्चे पकड़ लेते हैं जब उन्हें समझ में नहीं आता कुछ, डेस्क पकड़ी हुई थी। उसका जो हार्ट था यानी दिल था वो बहुत ज़ोर से धड़क रहा था और उसे हिम्मत नहीं हो रही थी ऊपर देखने की। वो चाहता तो था कि वो अच्छे से सुनाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। I heard M. Hamel say to me, I won't scold you, little Franz. You must feel bad enough. See how it is. Every day we have said to ourselves, Bah, I have plenty of time. I'll learn it tomorrow. And now you see where we have come out. अब यहाँ पर एम हैमिल उससे कहते हैं कि फ्रांस में तुम्हें नहीं डांटूंगा, तो तुम्हें पहले से ही बुरा फील हो रहा है। फिर वो एक तरह से एक बात बोलते हैं कि देखो, ऐसा ही होता है हमारे यहाँ। हर दिन हम खुद से कहते हैं कि अरे कोई बात नहीं, अभी तो बहुत टाइम है, हम कल लर्न कर लेंगे, कल सीख लेंगे कुछ नया। एंड अब देखो हम किस पॉइंट पर आ गए हैं कि फ्रेंच का, हमारी खुद की लैंग्वेज का ये हमारा लास्ट लेसन है। That's the great trouble with Alsace. She puts off learning till tomorrow. Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak or write your own language? But you are not the worst. Poor little France, we have all a great deal to reproach ourselves with. तो इन जो लाइन्स में एम हैमिल ये बताते हैं कि अल्सास के साथ प्रॉब्लम क्या है, जो पूरा शहर है उसके एटीट्यूड में प्रॉब्लम क्या है। वो बोलते हैं कि हमारे संग ये प्रॉब्लम है कि हम लर्निंग को, सीखने को कल पर डाल देते हैं। और जो लोग आएंगे, अब जर्मन सीखोगे तुम कल से, जो बाहरी लोग होंगे, अब उन्हें ये हक मिल जाएगा, ये मौका मिल जाएगा तुम लोगों से कहने का कि अच्छा तुम कहते तो खुद को फ्रेंचमैन हो, फ्रांस के निवासी कहते हो खुद को, लेकिन तुम ना तो बोल सकते हो फ्रेंच, ना ही लिख सकते हो अपनी खुद की लैंग्वेज। और वो फ्रांस से बोलते हैं कि तुम्हारा केस सबसे बिगड़ा हुआ नहीं है, ये तुम्हारी केवल गलती नहीं है लिटिल फ्रांस। और वो कहते हैं कि ये हम सबको ही खुद से एक डांट पड़नी चाहिए, क्योंकि हम सबकी ही गलती है। Your parents were not anxious enough to have you learn. They preferred you to put you to work on a farm or at the mills. वो कहते हैं कि तुम्हारे जो पेरेंट्स थे वो इतने उत्सुक ही नहीं थे, उनमें इतनी उत्सुकता ही नहीं थी कि तुम्हें लर्निंग के लिए, कुछ सीखने के लिए भेजें। उन्होंने क्या प्रेफर किया, यानी क्या चाहा कि तुम लोग उनके फार्म पर ही काम करो या फिर मिल्स पर ही काम करो, ताकि सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि और थोड़ी मनी यानी पैसा तुम लोग बना पाओ। And I have been to blame also. I have not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons. और वो बोलते हैं कि मैं भी कोई दूध का धुला नहीं हूँ, मुझे भी ब्लेम करो, क्योंकि हैव आई नॉट सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। तो मैं तुम्हें अक्सर, तुम बच्चों को फ्लावर्स में वाटर डालने नहीं भेज देता था। अपने जो उनके फूल होंगे, बगीचा होगा उसमें एक फूल होंगे, तो बच्चों से कह देते होंगे कि जाओ फूलों में पानी डाल के। तो एम हैमिल खुद की भी मिस्टेक को पॉइंट आउट करते हैं। And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? और वो कहते हैं कि जब मैं फ़िशिंग करने जाता था, यानी मछली पकड़ने जाता था, तब मैं तुमको हॉलीडे, एक छुट्टी नहीं दे देता, अरे जाओ आज मेरा मूड नहीं है, आज तो मैं फ़िशिंग करने जाऊँगा। Then from one thing to another, M. Himmel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it, because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if that had the key to their prison. तो एम हैमिल बोलते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है, सबसे ज़्यादा साफ़ या क्लियर लैंग्वेज है, सबसे ज़्यादा लॉजिकल है, और वो ऐसी लैंग्वेज है जो हमें हमेशा संभाल के रखनी चाहिए, हमेशा उसकी रक्षा करनी चाहिए और उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि जब भी किन्हीं पीपल को एनस्लेव किया जाता है, यानी उन्हें बंदी बनाया जाता है, अब आप यहाँ पर सोच सकते हैं कि अ पीपल क्यों बोला गया है, क्योंकि पीपल तो प्लूरल होता है। अ पीपल तब यूज़ किया जाता है जब हम पर्टिकुलर किसी जगह के लोगों की या किसी देश के लोगों की बात करेंगे। तो फ्रेंच लोगों की यहाँ पर बात हो रही है,
और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि किसी भी जगह के जो लोग एनस्लेव्ड होंगे, तो as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. अगर वो अपनी लैंग्वेज से चिपके रहेंगे, उससे जुड़े रहेंगे, तो वो अपनी जो जेल है, किसी भी तरह से उन्हें एनस्लेव किया गया है, उन्हें बंदी बनाया गया है मानसिक रूप से या फिजिकल रूप से, वो उस जेल को तोड़ पाएंगे। उसकी चाबी उनकी लैंग्वेज के रूप में उनके पास होगी। तो यहाँ पर इस चैप्टर का एक बहुत बड़ा मैसेज हमें क्लियर है कि अपनी लैंग्वेज को हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वही हमारे दिमाग के तालों को खोलती है और दूसरों के ऑपरेशन, दूसरों के जो बनाए गए जेल हैं, उनसे भी हमें आज़ाद कराती है। Then he opened a grammar and read us our lesson. I was amazed to see how well I understood it. All he said seemed so easy, so easy. अब फ्रांस बताता है कि उन्होंने उसके बाद एक ग्रामर बुक खोली और उसको पढ़ा, उस लेसन को पढ़ा। और इस बार फ्रांस खुद हैरान था कि कितने अच्छे से उसे सब कुछ समझ में आ रहा था, कितना सब कुछ आसान लग रहा था, कितना अच्छा लग रहा था। आई थिंक too that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience. अब फ्रांस ये सोच रहा था कि शायद मैंने कभी इससे पहले इतने अच्छे से सुना नहीं, या फिर एम हेमिल ने कभी इससे पहले इतना अच्छा, इतना क्लियरली कभी नहीं पढ़ाया, इतने संयम के संग, इतने पेशेंस के संग कभी हमको नहीं पढ़ाया। दोनों ही बातें हो सकती हैं। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke. और ऐसा लग रहा था कि जो आदमी था, बेचारा आदमी यानी एम हेमिल थे, वो हमें सब कुछ देना चाहते थे जो उनके पास था जाने से पहले, और हमारे जो सर थे यानी हमारे जो दिमाग थे, उनमें वो सब कुछ अपनी नॉलेज को ट्रांसफ़र कर देना चाहते थे एक ही बार में, एट वन स्ट्रोक, मतलब एक ही बार में। After the grammar, we had a lesson in writing. That day, M. Hamill had new copies for us, written in a beautiful round hand. France Alsace, France Alsace. ग्रामर के बाद हमारा एक राइटिंग का लेसन हुआ और एम हैमिल के पास उस दिन नई कॉपीज़ थी और उसमें ब्यूटीफुल राउंड हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था फ्रांस अल्सेस, यानी जो हैंड राइटिंग की जो कॉपीज़ होती हैं उनमें ऊपर लिख कर दे दिए जाते हैं कुछ वर्ड्स और हमको कॉपी करने होते हैं। बचपन में हम इन्हें बहुत यूज़ करते थे। दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, hung from the rod at the top of our desks. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. और वो ऐसे लग रहे थे कि जैसे वो छोटे छोटे फ्लैग्स हों जो कि हर जगह तैर रहे हैं स्कूल रूम में। अल्सेस और फ्रांस जो लिखा हुआ था उन्हें फ्लैग्स से यानी झंडों से कंपेयर किया गया है, और झंडा मतलब पूरे देश की आइडेंटिटी। और ऐसा लग रहा था कि हमारी हर एक डेस्क से उन्हें रॉड से लटका दिया गया हो। You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. और तुमको उस टाइम देखना चाहिए था कि हर कोई कितने अच्छे से काम कर रहा था और सब कुछ कितना शांत था। The only sound was the scratching of the pens over the paper. Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest ones who worked right on tracing their fish hooks, as if that was French too. अब बोलते हैं कि जो इकलौता साउंड था, वैसे तो क्वाइटनेस ही थी, साइलेंस ही था क्लास में, लेकिन जो इकलौता साउंड वहाँ पर सुनाई दे रहा था वो पेन्स जब खुरचने की और चलने की आवाज़ आती है उनका था, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे लिख रहे थे। और कुछ बीटल्स एक इंसेक्ट होते हैं, यूजुअली वो रेड कलर के होते हैं विद ब्लैक स्पॉट्स ऑन देम, तो वो बीटल्स अंदर आ गए, लेकिन किसी ने भी उन पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। और जो छोटे बच्चे थे उन तक ने ध्यान नहीं दिया, जबकि छोटे बच्चे तो कितनी जल्दी कीड़ों मकोड़ों या फिर कोई भी चीज़ है उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया। और वो छोटे जो बच्चे थे वो किस पर काम कर रहे थे, वो अपने फ़िश हुक्स ट्रेस कर रहे थे, ऐसे जैसे वो फ्रेंच हो, क्योंकि छोटे बच्चे हैं वो, उन्हें सीधे सीधे हम वर्ड्स तो लिखने को नहीं देंगे, तो उन्हें फ़िश हुक्स जो होते हैं ना उन पे पेन चलाने को दिया जाता है, होता है ना, डॉट डॉट डॉट्स में दिए जाते हैं कुछ वर्ड्स, यहाँ पर उनको फ़िश हुक्स की शेप की कुछ चीज़ें दी गई होंगी उन पर पेन चलाने को, ताकि उनका हाथ सेट हो। लेकिन उनको भी वो ऐसे कर रहे थे, ऐसे हाथ चला रहे थे उसके ऊपर जैसे वो फ़िश हुक्स भी फ्रेंच हो, यानी इतना डेडिकेशन था, इतना प्यार था उनकी पढ़ाई में आज। On the roof, the pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German? Even the pigeons. और रूफ़ पर यानी छत पर जो पिजन्स थे यानी कबूतर थे वो बहुत धीरे धीरे कू कर रहे थे, यानी गुटर गू की जो आवाज़ होती है, कू कू की जो आवाज़ होती है, बड़ा धीरे धीरे उनकी आवाज़ आ रही थी। और फ्रांस ने खुद में सोचा कि क्या जो ये लोग आएंगे कल से जो हमें जर्मन पढ़ाने वाले हैं वो इन पिजन्स को भी जर्मन में कू करना सिखाएंगे। तो फ्रांस ही बड़ी ही
बड़ी ही दिल को टच करने वाली बात सोचता है, और ये हमको भी सोचना चाहिए कि असल में भाषा किस तरह बांटने का जरिया बना दी जाती है, बजाय क्लास एक 12th चीज़ों को English एक्सचेंज करने की, भावनाओं को एक्सचेंज करने के। द लास्ट लेसन। Whenever I looked up from my writing, I saw इंग्लिश की Hemel दूसरी sitting बुक्स motionless in his टॉपिक्स और chair चैप्टर्स and में gazing first at one thing, then at अगर आप another, स्टाइल पर नए as हैं if he तो wanted वीडियो to को fix लाइक in his जरूर mind करें, just चैनल how को सब्सक्राइब everything जरूर looked करें in that little और schoolroom. चैनल के और साथ तब भी कनेक्टेड फ्रांस रहें। ऊपर देखता, कमेंट तब वो करके आप एम हेमिल सजेस्ट को कर देखता सकते हैं जो कि बिल्कुल कि आगे चुपचाप आप किस बिना टाइप हिले का डुले अपनी कंटेंट चेयर पर बैठे देखना होते चाहते हैं, और मतलब वो क्या कर क्वेश्चन रहे थे वहाँ पर आंसर्स, बैठे बैठे एमसीक्यूज से एक लेकर के बाद एक आपके जो हर अपने चीज़ को सजेशंस हैं घूर-घूर कर बड़े वो आप ध्यान मुझे से बता देख रहे सकते थे, हैं। जैसे वो सब चीज़ों को अपनी आंखों में भर लेना चाहते हो, यानी वीडियो को याद कर फ्रेंड्स लेना के चाहते साथ हो शेयर कि करें ये चीज़ यहाँ पर और थी मोस्ट और ये चीज़ ऐसी लगती थी इस छोटे से स्कूल रूम में। Fancy. For 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him. Just like that. तो फ्रांस सोचता है कि एम हेमिल इतने सालों से 40 सालों से इस जगह पर है, उनके छोटे से गार्डन में, इस स्कूल रूम में, और वैसे के वैसे ही उनकी लाइफ चलती है। Only the desks and benches had been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller, and the hop vine that he had planted himself twined about the windows to the roof. इन सालों में केवल जो डेस्क्स थी और बेंचेस थी वो स्मूथ हो गई थी, क्योंकि आप देखते हैं कि नई जो बेंचेस और डेस्क होती हैं वो बैठ बैठ के स्मूथ हो जाती हैं, चिकनी पड़ जाती हैं। और जो वॉलनट ट्रीज़ थे गार्डन में वो टॉल हो गए थे, लंबे हो गए थे। और जो हॉप वाइन जो कि खुद एम हेमिल ने लगाई थी, एक तरह की बेल होती है, वो विंडोज़ से लिपटी हुई थी और रूफ तक यानी छत तक जाती थी। How it must have broken his heart to leave it all, poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. और फ्रांस एक तरह से एम्पथाइज यानी ये सोचने की कोशिश कर रहा है कि एम हेमिल को कितना बुरा लग रहा होगा, उनका हार्ट, उनका दिल किस तरह टूट रहा होगा कि उन्हें ये सब छोड़कर जाना है। बेचारे हैं वो कितने, और वो ऊपर सुन रहे हैं, ऊपर आवाज़ें आ रही हैं, क्योंकि एम हेमिल वहीं पे स्कूल में ही रहते थे, वो उनका घर भी था, कि उनकी जो सिस्टर है एम हेमिल की, वो रूम में इधर से उधर सामान पैक कर रही हैं, आवाज़ें आ रही हैं और बक्से पैक कर रही हैं। और क्योंकि उनको कल कंट्री छोड़कर जाना है, क्योंकि उनकी जॉब तो गई, तो उन्हें भी ये देश छोड़कर जाना होगा। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। आफ्टर द राइटिंग ही हैड अ लेसन इन हिस्ट्री। Then and then the babies chanted their ba baby bo poo. और लेकिन फिर भी एम हेमिल के पास इतनी शक्ति थी, इतना संयम था, पेशेंस था कि उन्होंने हर लेसन को, हर बच्चे के रेसिटेशन को पूरे अंत तक सुना। राइटिंग के बाद हमने हिस्ट्री में यानी इतिहास में एक लेसन लिया। उसके बाद जो बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, उन्हें बेबीज़ कहा गया है, उन्होंने अपने बा बे बी बो बू जो उन्हें बोलने के लिए दिया गया होगा वो बोले। Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and, holding his primer in both hands, spelled the letters with them. You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion, and he was so funny to hear. It was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. जो ओल्ड हॉजर थे, उन्होंने अपना चश्मा लगा लिया था और उन्होंने अपनी प्राइमर को दोनों हाथों से पकड़ा हुआ था, अपनी बुक जो थी उसे पकड़ा हुआ था, और उसके साथ उन्होंने लेटर्स को भी स्पेल किया था। और ये देखा जा सकता था कि वो भी रो रहे थे, और उनकी जो आवाज़ थी वो ट्रेम्बल कर रही थी, यानी कांप रही थी। किससे? इमोशन से, भावनाओं से। और बहुत फ़नी था उनको सुनना कि इतना फ़नी था कि वो लोग सब बच्चे एक संग हंसना भी चाहते थे उन पर और रोना भी चाहते थे, क्योंकि इतना इमोशनल मूवमेंट था। और फ्रांस बोलता है, हाउ वेल आई रिमेंबर इट, दैट लास्ट लेसन। और फ्रांस बोलता है कि मुझे कितने अच्छे से उस लास्ट लेसन के बारे में सब कुछ याद है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, देन द एंजलिस। At the same moment, the trumpets of the Prussians returning from drill sounded under our windows. Am Himmel stood up, very pale in his chair. I never saw him look so tall. फिर अचानक से क्या हुआ, जो क्लॉक थी, चर्च की जो क्लॉक थी, उसने 12 बजाए, यानी दोपहर का टाइम हो गया था। और जो एंजलिस थी उसके बाद बजी। एंजलिस भी एक बेल होती है जिसे सुबह, दोपहर, शाम को बजाया जाता है। और उसी समय जो प्रशियंस थे वो अपनी ड्रिल से रिटर्न हो रहे थे। शुरू में बताया गया था कि प्रशियन सोल्जर्स ड्रिल कर रहे थे, तो वहाँ से लौट रहे थे और उनकी ट्रम्पेट्स सुनाई दे रही थी विंडोज़ के पास से। और एम हेमिल उठे और बहुत पेल लग रहे थे, बहुत पीले पड़ चुके थे वो, और अपनी चेयर पर ही ऐसे उठकर खड़े हो गए। और फ्रांस ने कभी भी उनको इतना टॉल, इतना लंबा नहीं देखा था। My friends, said he,
I, but something choked him. He could not go on. उन्होंने कहा मेरे दोस्तों, लेकिन फिर उन्होंने कहा मैं, लेकिन वो फिर चोक हो गई उनकी आवाज़ गला रुंध जाता है ना जब रोने के लिए होते हैं या फिर हम बहुत इमोशनल हो रहे होते हैं. Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk and, bearing on with all his might, he wrote as large as he could. फिर वो ब्लैकबोर्ड की तरफ मुड़े, उन्होंने एक चौक का टुकड़ा लिया और जितना ऐसा लग रहा था कि वो जितना दम लगा सकते थे उतना लगा रहे थे. उनमें शक्ति नहीं थी, लेकिन फिर भी वो छोटा सा काम करने के लिए उन्हें बहुत शक्ति लगानी पड़ रही थी. और उन्होंने उस ब्लैकबोर्ड पर जितना बड़ा हो सकता था वो लिखा, वीव ला फ्रांस, यानी लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस हमेशा जिए, जिंदाबाद. उन्होंने एक तरीके से लिखा France Zindabad. Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word he made a gesture to us with his hand. और फिर वो रुक गए और उन्होंने अपना हेड यानी सर वॉल के अगेंस्ट ऐसे वॉल की तरफ ऐसे लीन कर दिया, झुका दिया, और बिना कुछ एक शब्द बोले भी उन्होंने एक जेस्चर बनाया यानी एक मुद्रा बनाई और किससे अपने हाथ से इशारा किया उन्होंने. स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो. उन्होंने हाथ से ही बोला स्कूल ख़त्म हो चुका है, अब तुम जा सकते हो. और स्कूल का ख़त्म होने का मतलब है यहाँ पर कि स्कूल हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है, तुम जा सकते हो. तो ये थी लास्ट लेसन की पूरी एक्सप्लेनेशन. अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें. आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें क्योंकि रेगुलरली यहाँ पर वीडियोस पोस्ट होते हैं और आप इससे अपनी जो 12th की प्रिपरेशन है उसके टच में भी रह सकते हैं. साथ ही कमेंट कर बताएं कि आगे आप किस टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहेंगे. आगे मैं क्वेश्चन आंसर्स और MCQs को भी पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए वीडियोस बनाऊंगी. अगर आपका एग्ज़ाम है तो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योरसेल्फ.